विद्यार्थियों, राजस्थान स्कूल आसनपुर के ऑनलाइन क्लासों में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोगों के सामने मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सामान्य सा परिचय मैंने आप लोगों को दिया, जिसमें आप लोगों के सामने पढ़ने हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया, हाइड्रोकार्बन को वर्गीकृत किया और मैंने आप लोगों को सामान्य से जानकारी हाइड्रोकार्बन के बारे में उपलब्ध करवाई। आपकी समझ में आया होगा। उसी कड़ी में आगे अपन हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। एक बेसिक जानकारी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार मैंने आप लोगों को 3 प्रकार बताए थे, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपन बात करें तो देखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को एरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरीन कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? एरीन कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उनका सामान्य सूत्र ये काफी महत्वपूर्ण है। सामान्य सूत्र अपने को एक सामान्य जानकारी के रूप में पता होना चाहिए। CnH2n-6y काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उन सभी का सामान्य सूत्र CnH2n-6y होता है। देखिएगा, यहाँ n का मतलब क्या है? जहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ n का स्मॉल n का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पर y का मतलब, y महत्वपूर्ण है, y यहाँ पर है बेंजीन वलयों की संख्या। बेंजीन वलयों की संख्या, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स बराबर है y के, और n स्मॉल n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। देखिएगा, उदाहरण देखें इसका। एग्जाम्पल लूं मैं, यदि मैं n बराबर 6 और y बराबर कितना रखूं इस फॉर्मूले में? 1 रखूं, तो देखिए क्या फॉर्मूला अपने सामने आएगा। C6 गुणा 6 से गुणा करें, n की जगह आप 6 रखेंगे तो 6 रखा, माइनस का चिन्ह है, और y की जगह कितना रखना है? 1। इसको जब अपना सॉल्व करेंगे तो अपने सामने आएगा C6 से 6 दूनी 12 और माइनस 6, तो फॉर्मूला आया C6H6। C6H6 जो है उससे आप सभी परिचित हैं। एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है बेंजीन। एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है बेंजीन। तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ n का मतलब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या है, और आप सभी को पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में n की वैल्यू 6 और 6 से अधिक हो सकती है। तो अपन यहाँ पर n का मान 6 रखा और y वैल्यू की संख्या अपन ने कितनी रखी? 1। तो अपने पास जो यौगिक आया वो आया C6H6 अर्थात बेंजीन। बेंजीन अपन कह सकते हैं सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर होगा बेंजीन। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। एक एरोमेटिक यौगिक है। तो इसमें अपन ने बात करी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को क्या कहते हैं? एरीन कहा जाता है। इनका सामान्य फॉर्मूला CnH2n-6y होता है। यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, और y का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स यानी बेंजीन वलयों की संख्या है। फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों के सामने सूत्र को मैंने स्पष्ट करा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आगे बढ़े अपन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो संवर्त श्रृंखला मतलब क्लोज्ड चेन, समवर्त श्रृंखला वाले विशिष्ट प्रकार के यौगिक होते हैं जिनमें
एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बेंजीन वलय पाई जाती है, एक या एक से अधिक बेंजीन वलय पाई जाती है, बेंजीन वलय पाई जाती है। तो आपसे पूछे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समर श्रृंखला। समर श्रृंखला का मतलब हो गया क्लोज चेन, और क्लोज चेन के लिए अपन कह सकते हैं बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला वाले विशेष प्रकार के यौगिक होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन वलय पाई जाती है। आगे बढ़े परिभाषा के बाद में, तो बात आती है इनके गुणों की। एक एरोमेटिक यौगिक में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। गुणों के अलावा बात करें एरोमेटिकता की, एरोमेटिकता की शर्तें भी देख लें आप। शर्तों की बात करें, कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण वह असंतृप्त एवं संयुग्मी निकाय होना चाहिए। असंतृप्त एवं संयुग्मी निकाय, संयुग्मी निकाय से मतलब है कि डबल बॉन्ड एकांत क्रम में पाए जाने चाहिए, द्विबंध एकांत क्रम में, एक छोड़ के एक। जब डबल बॉन्ड वल्ले में एकांत क्रम में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयुग्मी निकाय कहते हैं। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। नंबर 2, समतल वलय होनी चाहिए, समतलीय वलय होना चाहिए, समतलीय वलय होना चाहिए। समतलीय वलय से तात्पर्य है यहाँ पर कि जो वलय है उस वलय में या तो पहली स्थिति बनेगी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और फिर क्या आ जाए डबल बॉन्ड, या तो वलय में डबल बॉन्ड के बाद क्या है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से अल्टरनेट चले तो उसको भी अपन समतलीय वलय कहेंगे। नंबर 2, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या आ जाए प्लस आ जाए, धनावेश आ जाए वलय पर, तो वो भी समतलीय वलय में आती है। नंबर 3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या आ जाए माइनस, तो भी वो कौन सी वलय मानी जाती है समतलीय वलय। और नंबर 4, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद में आ जाए मुक्त मूलक, तो भी कौन सी वलय मानी जाती है समतलीय वलय मानी जाती है। तो पहला गुण तो क्या होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, असंतृप्त एवं संयुग्मी निकाय। संयुग्मी निकाय से मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड किसमें हो एकांत क्रम में पाए जाएं। नंबर 2, वलय कैसी होनी चाहिए समतलीय वलय। समतलीय वलय से मतलब वलय में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, या फिर वलय में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद प्लस का चिन्ह, प्लस होना चाहिए, धनावेश होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है ऋणावेश होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद मुक्त मूलक होना चाहिए। अगर ये स्थितियां मिलती हैं तो वो कौन सी यौगिकों में शामिल कर लिया जाएगा एरोमेटिक यौगिकों में। और मैं बात करूं आगे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, देखिएगा। जैसे मैंने एक एरोमेटिक यौगिक बनाया है आप लोगों के सामने, आप पहचान भी गए होंगे। अब आपको पता लगाना है ये वलय समतलीय है या नहीं है इसमें, तो देखेंगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट है, इसका मतलब पहली स्थिति कंप्लीट हो रही है, मतलब ये यौगिक कैसा होगा समतल वलय होगा। नंबर 2, ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति आपके सामने हो सकती है देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, मतलब ये भी वलय कैसी होगी समतल वलय होगी। अगर ऐसी स्थिति आए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और माइनस, ये भी स्थिति कैसी है समतल वलय वाली है। या फिर हो सकता है इस प्रकार से स्थिति बने मुक्त मूलक को लेकर के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मुक्त मूलक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर ऐसी स्थिति है तो वो भी समतल वलय के अंतर्गत आएगी। तो आप लोगों ने देखा 4 स्थितियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा रेयर स्थिति कौन सी मिलती है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाली, बाकी ये स्थितियां भी कम देखने को मिलती है, मिलती जरूर है। तो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट स्थिति है ये सेकेंड स्थिति है,
ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अल्टरनेट इस प्रकार से हो तो उसमें अपन कहेंगे कि बल्ले कैसी है, समतलीय है। अगली शर्त की बात करें तो नंबर 3 पे जो काफी महत्वपूर्ण शर्त है, यौगिक जो है वो हक्कल रूल को बोलते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का नियम, काफी महत्वपूर्ण है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, हक्कल नियम का क्या करना चाहिए, यौगिक पालन करना चाहिए। अगर यौगिक हक्कल रूल का पालन कर रहा है तो वह एरोमेटिक माना जाएगा। काफी महत्वपूर्ण इसमें यहाँ पर शर्त है ये। देखिए हक्कल रूल क्या है, क्या कहता है हक्कल रूल। हक्कल ने क्या बताया, हक्कल ने बताया कि कोई भी संवर्त निकाय है, संवर्त निकाय का मतलब मैंने बताया बंद चक्रीय संरचना होगी, संवर्त निकाय है, और उस संवर्त निकाय में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 2, 6, 10, 14, 18 इस क्रम में हो, और उस संवर्त निकाय की जो वल्य है वो कैसी हो, समतलीय वल्य हो, तो वह यौगिक क्या माना जाएगा, एरोमेटिक। क्या माना जाएगा, एरोमेटिक यौगिक माना जाएगा। वह यौगिक क्या माना जाएगा, एरोमेटिक। काफी महत्वपूर्ण नियम है कि यदि किसी संवर्त निकाय में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14, 18 2, 6, 10, 14, 18 हो, और उस संवर्त निकाय की जो वल्य है वो समतल वल्य हो, तो वह यौगिक क्या माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा। एक उदाहरण से इसको समझाऊं मैं। देखिए इसमें जो n है वो n है, उसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अपन रखते हैं। तो इस फॉर्मूले में जब n की वैल्यू रखेंगे आप लोग, तो n की वैल्यू रखते ही आपके पास में जो मान प्राप्त होंगे वो आपके सामने डायरेक्ट लिखें। अगर आपने 0 रखा तो 2 आएगा, अगर आपने 1 रखा तो 6 आएगा, अगर आपने इस फॉर्मूले में 3 रखा तो 10 आएगा। इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पर। तो इस नियम को मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूले के माध्यम से, एक लाइन के माध्यम से व्यक्त करूंगा। देखिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से लिखिएगा। अगर आपसे पूछे आपका नियम क्या है तो आप क्या लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त संवर्त निकाय, पाई इलेक्ट्रॉन युक्त संवर्त निकाय समतलीय वल्य हो, समतलीय वल्य होने पर एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक यौगिक होंगे, एरोमेटिक यौगिक होंगे। इसी को क्या कहते हैं, हक्कल नियम। क्या कहते हैं, हक्कल नियम। हक्कल नियम एरोमेटिकता में काफी महत्वपूर्ण नियम है, जिसके द्वारा अपन एरोमेटिक यौगिकों की पहचान कर पाते हैं, एरोमेटिक है यौगिक है या नहीं है। इसको सामान्यतः अपन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो हक्कल नियम क्या है, 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन युक्त संवर्त निकाय। संवर्त निकाय में क्लोज सिस्टम जो होता है, बंद निकाय जो होता है, संवर्त निकाय समतलीय वल्य होने पर, समतलीय वल्य आप लोगों को मैंने बताया है अभी, समतलीय वल्य होने पर क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे। इसी को क्या कहते हैं, हक्कल नियम। हक्कल नियम का दूसरा नाम क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम से नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं मैं आपको हक्कल नियम को। देखिए कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा और कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, इसको अपन डिस्कस करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक यौगिक लिखा है, एरोमेटिक है या नहीं आपको बताना है। जैसे मैंने एक यौगिक लिखा और इसको अपन कहेंगे बेंजीन। क्या कहेंगे, बेंजीन। अभी बताया था मैंने सरलतम एरोमेटिक यौगिक। अभी बेंजीन के बारे में समझना चाहिए, आपको अलग से भी बताऊंगा। देखिए इसमें यदि मैं बात करूं कि साहब ये हक्कल नियम के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप इसमें देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अभी बताया था मैंने आपको कि जिन वल्यों में कितनी आए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या माने जाएंगे, एरोमेटिक। तो यहाँ पर बेंजीन किस प्रकार का यौगिक है,
एरोमेटिक यौगिक है। इसको अपन ले देखें, एक आयन बनाऊंगा मैं, एक आयन लिखा है देखिए मैंने, और आपको बताना है ये एरोमेटिक है अथवा नहीं है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइनिल, साइक्लोप्रोपाइनिल, और केटाइन का मतलब हो गया धनायन। एक आयन लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, साइक्लोप्रोपाइनिल केटाइन। आपको बताना है या कल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले आप जो रिंग है उस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल के नियम के अकॉर्डिंग होते हैं। तो देखिएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नियम के अकॉर्डिंग है। क्या ये वाले समतलीय थी? तो समतलीय थी ये। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट क्रम में थे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब समतल वलय थी। और मैंने आपको बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ वलय कैसी होनी चाहिए? समतल वलय होनी चाहिए। तो समतल वलय में आप देख रहे हैं अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो आप इस अकॉर्डिंग बेंजीन कह सकते हैं, हक्कल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है। इसमें भी आप देख रहे हैं समतल वलय है ये, और पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 वैल्यू से ही है। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और प्लस, मैंने आप लोगों को बताया था डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और प्लस अगर अल्टरनेट में आ रहा है तो वो भी एरोमेटिक माना जाएगा। और मैं एग्जांपल लूं, देखिएगा अगला एग्जांपल, एक आयन बना रहा हूं मैं, इसको बोलेंगे साइक्लो पेंटा डाइइनाइल, पेंटा डाइइनाइल रिनाइन। इस रिनाइन में देखना है सबसे पहले अकल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखो 2 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनुनाद भाग लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अकल के नियम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एरोमेटिक, और साथ में वलय कैसी हो? समतलीय। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या आ गया? माइनस। इसका मतलब अल्टरनेट है, मतलब ये भी क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, क्योंकि मैं और बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, आपकी स्पष्ट हो जाएगी स्थितियां। स्पष्ट हो जाएगी। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। यौगिक बनाया मैंने साइक्लो ऑक्टा टेट्राहीन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राहीन एक यौगिक बनाया मैंने एरोमेटिक। आपको बताना है एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। आप देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन 8 है, तो अक्कल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या? तो अक्कल के नियम में कितने होने चाहिए? 2 6 10 14 18 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हो गए? 8। अर्थात ये अक्कल नियम को फॉलो नहीं करता है। लेकिन वल्य क्या है? समतल वल्य है। तो देखें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, लेकिन ये हक्कल नियम को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से इसको एरोमेटिक नहीं माना गया है। तो ये एरोमेटिक यौगिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? एरोमेटिक है। तो ये आप लोगों को देखा हक्कल नियम क्या है और किस प्रकार से हक्कल नियम को एक्सप्लेन करते हैं और किस प्रकार से समझते हैं, वो चीजें आपके सामने मैंने रखी है। हक्कल नियम और एक आपको ध्यान रखना है समतल वलय, 2 चीजें मुख्य रूप से जिस यौगिक में लागू हो रही है वो यौगिक जो है हमेशा एरोमेटिक यौगिकों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हक्कल नियम को मैंने आसानी से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों को समझाया, काफी आगे तक काम में आएगी चीजें। कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा और कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। हक्कल रूल क्या होता है? तो जिन समवर्त निकायों में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 10 14 18 हो और वल्य कैसी हो? समतल वल्य हो, वो सभी यौगिक क्या माने जाते हैं? एरोमेटिक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण रूल था, आप सभी को समझ में आया होगा। आगे देखिए, एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको 2 भागों में अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो भाग हो जाएगा बेंजीनॉइड यौगिक, और दूसरा इसका भाग हो जाता है नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। इसका दूसरा भाग क्या है? नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। पहला भाग है बेंजीनॉइड यौगिक और दूसरा भाग है नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। बेंजीनॉइड शब्द में आंसर है जिन एरोमेटिक यौगिकों में एक या एक से अधिक क्या पाई जाए? बेंजीन रिंग। क्या पाई जाए? बेंजीन वलय पाई जाती हैं। उन सभी को क्या कहते हैं? बेंजीनॉइड। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यौगिक बनाया, देखो आप, इसे कहते हैं टोलोइन, मेथिल बेंजीन, या क्या कह सकते हैं इसको? टोलोइन। मेथिल बेंजीन या टोलोइंस को कहते हैं। इसमें देखते हैं बेंजीन वाली डिग्री होगी आपको 6 कोनों की, से कार्बन वाली श्रृंखला बंद श्रृंखला के रूप में एक वलय डिग्री होगी बेंजीन वलय। अगर बेंजीन वलय है तो किस प्रकार का यौगिक है? बेंजीनॉइड है। अगर आपके पास में 2 वलय बनाऊं मैं, 2 वलय मिले, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये एकांत क्रम में हो गया। इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में आप देख रहे हैं 2 बेंजीन वलय है, तो ये भी किसमें आएगा? बेंजीनॉइड में। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिन एरोमेटिक यौगिकों में एक या एक से अधिक बेंजीन वलय पाई जाती है उनको तो बोलते हैं बेंजीनॉइड। और जिनमें बेंजीन वलय का क्या होता है? जिनमें क्या हो? बेंजीन वलय का अभाव, मतलब ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती है उन्हें अपन नॉन बेंजीनॉइड यौगिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो काफी फेमस उदाहरण इसका ट्रोपोलोन एक नॉन बेंजीनॉइड यौगिक है। देखो ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, डबल सिंगल, ये ट्रोपोलोन में देख रहे हैं बेंजीन वलय नहीं है, तो बेंजीन वलय नहीं है लेकिन एरोमेटिक है, तो नाम पड़ गया नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक यौगिक। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें बेंजीन वलय का अभाव होता है उन्हें बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। इसका बेस्ट उदाहरण क्या है? ट्रोपोलोन है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सामान्य सूत्र क्या है, कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी शर्तें एरोमेटिक यौगिक होने के लिए चाहिए, वो अपन ने डिस्कस करी है। इसमें एक सामान्य सा अपन लिखते हैं यहाँ पर बेंजीन के बारे में सामान्य परिचय। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेंजीन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एरोमेटिक यौगिक है, सरलतम एरोमेटिक यौगिक है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेंजीन है क्या? तो देखिएगा, बेंजीन की अपन बात करते हैं। बेंजीन क्या है? बेंजीन की अपन बात करें तो देखो, बेंजीन एक सरलतम, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। कौन? बेंजीन। बेंजीन क्या है? एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन का अणुसूत्र आपसे पूछे तो आप सभी जानते हैं अणुसूत्र क्या होता है बेंजीन का, तो आप कह देंगे C6H6। बेंजीन की संरचना की बात करें तो जो संरचना दी गई वो दी गई थी, जो मान्य संरचना है वर्तमान में वो थी केकुले द्वारा। किसने दी थी? केकुले ने। आपको पता होगा सबसे पहले केकुले ने बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन में श्रृंखला का गुण पाया जाता है, और 4 वैलेंसी 4 प्रकार से पूरी करता है, जो मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ कल वाले वीडियो में। इसमें देखें आप, केकुले ने कैसा रचना बताई। केकुले ने कहा कि साहब बेंजीन 6 कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला होती है। केकुले ने क्या बताया कि बेंजीन 6 कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला होती है, और इस बंद श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोजन पाया जाता है। इस बंद श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन पर क्या पाया जाता है? एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड और तीनों एकांतर क्रम में होते हैं, एक छोड़ के एक, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल। मतलब इस प्रकार की स्ट्रक्चर केकुले ने बेंजीन की बताई थी।
डबल, सिंगल और डबल। इस प्रकार की स्ट्रक्चर बेंजीन की केकुले के द्वारा बताई गई थी। तो ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है, बेंजीन की संरचना होती है। बेंजीन का सूत्र बता दिया, अणुसूत्र क्या होता है। बेंजीन क्या है, एक सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और आगे बढ़े तो देखिए बेंजीन में सीसी बंध की लंबाई, कार्बन कार्बन बंध की लंबाई जो है, सीसी बंध की लंबाई, ये भी कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है। अनुनाद के कारण इसकी लंबाई जो होती है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के मध्य की होती है, अर्थात कितनी 1.39 एंगस्ट्रॉम, या कह सकते हैं 139 पिकोमीटर। ये सीसी बंध की लंबाई बेंजीन में। कारण क्या है इसका, अनुनाद के कारण। अनुनाद भी डिस्कस करेंगे अपन। अनुनाद के कारण, किस कारण से हुआ ऐसा, अनुनाद के कारण, क्योंकि बेंजीन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, डीलोकलाइजेशन पाया जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, अनुनाद। अनुनाद की परिभाषा की बात करें तो दो पाई बंधों की अन्योन क्रिया, अन्योन क्रिया का मतलब एक दूसरे के मध्य होने वाली परस्पर क्रिया। दो पाई बंधों की अन्योन क्रिया अथवा पाई बंध और उसके समीप के परमाणु पर उपस्थित है लोन पेयर के मध्य अन्योन क्रिया के कारण किसी अणु में उत्पन्न ध्रुवता ही अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव कहलाती है। यह प्रभाव एक श्रृंखला में संतरित होता है और दो प्रकार का होता है, प्लस आर और माइनस आर। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये अनुनाद की बात हुई। अनुनाद क्या होता है, तो अनुनाद की अवधारणा दी थी पोलिंग ने। अनुनाद की अवधारणा किसने दी थी, पोलिंग ने। और अनुनाद का मतलब ये होता है कोई भी यौगिक जब एक से अधिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता हो और किसी भी एक यौगिक द्वारा उस यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती हो, तो उनको तो बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं। कैनोनिकल का मतलब हो गया योगदान देने वाली श्रृंखलाएं, और उन सभी संरचनाओं का मिश्रित रूप कहलाता है अनुनादी संकर। और वास्तविक संरचना अणु की क्या होती है, अनुनादी संकर ही होती है। जैसे मैं बात करूं बेंजीन में अनुनाद की, इस प्रकार से अनुनाद होगा बेंजीन में। देखिएगा अनुनाद को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मान ली डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अनुनाद में दोनों साइड एरो लगाते हैं। अनुनाद में दोनों साइड एरो लगाने का मतलब ये संरचना वापस इसमें और ये वाली संरचना वापस इसमें कन्वर्ट हो सकती है, इसमें दोनों साइड से एरो लगाते हैं। देखो आप, अनुनाद को दिखा रहा हूं मैं बेंजीन में, किस प्रकार से बेंजीन में रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। ये संरचना फर्स्ट है और ये संरचना क्या है, सेकंड है। एक दूसरे में कन्वर्जेबल है, ये एक दूसरे में बदल सकती है। इनको बोलते हैं, देखो एक बार ये डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये यहाँ शिफ्ट हो गए। मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग ही अनुनाद कहलाती है। पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग विस्थानीकरण ही क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। आप इससे अल्टरनेट है बिल्कुल। इनको तो बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, इनको तो क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं। कैनोनिकल संरचनाएं। अगर इन संरचनाओं का मिश्रित रूप बनाऊं मैं, मिक्स रूप, वास्तविक रूप जो होता है वो इस प्रकार से बनेगा। ये जो मैंने बनाया है इसको बोलेंगे अनुनादी संकर। अनुनादी संकर। और ये वास्तविक यौगिक होता है, ये वास्तविक संरचना होती है। किसी भी अणु की अनुनादी संकर क्या होती है, वास्तविक संरचना होती है। किसी भी अणु की वास्तविक संरचना क्या होती है, उसकी अनुनादी संकर होती है। तो ये जो मैंने पहली और सेकंड, जो पहली और दूसरी बनाई वो तो है अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं, और इनका मिश्रित रूप जो बनाया वो क्या लाएगा, अनुनादी संकर। तो ये बेंजीन में अनुनाद था। अनुनाद की वजह से ही बेंजीन में स्थायित्व पाया जाता है, और साथ ही बंध लंबाई जो है वो 1.54 और 1.32 या 34 के बीच की क्या पाई जाती है, मध्यवर्ती लंबाई पाई जाती है। इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो बेंजीन की बंध ऊर्जा की बात कर लेते हैं, अनुनाद ऊर्जा की बात कर लेते हैं। अनुनाद ऊर्जा, बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा आपसे पूछे तो होती है 36 किलो कैलोरी प्रति मोल। 36 किलो कैलोरी प्रति मोल ये बेंजीन की क्या पाई जाती है, अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी किसी भी अणु की या यौगिक की, उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा माना जाता है। और स्थायित्व के समानुपाती होती है, ये स्थायित्व समानुपाती होती है अनुनादी ऊर्जा। स्थायित्व के समानुपाती होती है
अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा हमेशा इस स्थायित्व की क्या होती है, समानुपाती। किसी भी यौगिक की अनुनादी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। और आगे बढ़े इसी कड़ी में। देखिए बेंजीन की अपन बात कर रहे थे, तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण आपसे पूछें, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण, प्रत्येक कार्बन का संकरण आपसे पूछा जाए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में है, तो संकरण क्या आएगा, sp2 संकरण। तो sp2 संकरण में C बंध कोण कितना आएगा, C बंध कोण आएगा sp2 संकरण में 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है। हाफमान ने, अगर फोर्थ की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, सबसे पहले हाफमान ने 1845 में ये बताया कि बेंजीन कोलतार में पाई जाती है। बेंजीन किस में पाई जाती है, कोलतार में पाई जाती है। ये बात किसने बताई थी, हाफमान ने। कोलतार में पाई जाती है, बेंजीन किस में पाई जाती है, कोलतार। और कोलतार के बंधक प्रभाजी आसवन से, कोलतार के प्रभाजी आसवन से, कौन से आसवन से, प्रभाजी आसवन से बेंजीन प्राप्त किया गया था। प्रभाजी आसवन से क्या बनाया गया था, बेंजीन। तो एक सामान्य परिचय बेंजीन के बारे में, बेंजीन क्या है, क्या सूत्र है, क्या संरचना है और क्या सामान्य जानकारी है बेंजीन की, वो अपन ने देखी। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। ये तो परिचय हुआ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनकी जानकारी अपने को होना जरूरी है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा जो सभी विद्यार्थियों को जो 12वीं क्लास में है, 11वीं में है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, और उससे आपको सूत्र बनाना और नामकरण में काफ़ी सहायता मिलेगी, सुविधा मिलेगी। अपन बात करेंगे एल्केन के एक संयोजी मूलक, एक संयोजी मूलक, एक संयोजी मूलक। दूसरा नाम इसका, इसी को अपन एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं। और इसको दर्शाया जाता है कैपिटल आर से। एल्किल समूह या एल्किल मूलक कहते हैं और किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। देखिए क्या है मतलब इसका, अगर एल्केन में से, एल्केन पढ़ाई चुका हूं मैं, एल्केन में से यदि एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु, एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो बनने वाला जो समूह होगा उस समूह को अपन कहेंगे कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह। तो सामान्य सी परिभाषा एल्किल समूह की, एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाने पर प्राप्त होने वाले समूह एल्किल समूह कहलाते हैं। ये काफ़ी बेसिक जानकारी है, ये आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि नामकरण और सूत्र लिखने में काफ़ी सुविधा इससे आपको मिलने वाली है। बनता कैसा है वो भी मैंने आपको बताया, बनते ये बनेंगे कैसे और परिभाषा क्या होगी, इसको कैपिटल आर के द्वारा अपन व्यक्त करेंगे, वो भी अपन ने देखा है। देखिए एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाए तो प्राप्त होने वाले समूह एल्किल समूह कहलाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, एल्केन की बात करें तो एल्केन का पहला सदस्य कौन सा होता है, प्रथम सदस्य मेथेन। सूत्र आप लोगों को बताइए, मेथेन में से हाइड्रोजन हटा दो, मतलब 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, कितने हाइड्रोजन बच गए, 3 हाइड्रोजन। और एक कार्बन की वैलेंसी आपको बताइए कितनी होती है, 4, कितनी पूरी हो रही है, 3, तो एक वैलेंसी फ्री हो गई। और फ्री वैलेंसी को इस प्रकार दर्शाएंगे, ये जो ग्रुप बना है इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप कहेंगे। नाम की बात करें तो देखिए एल्किल समूह में इसको जब आप अलग अलग करेंगे इस प्रकार से बनेगा, ये एल्किल प्लस इल। तो एल की जो है वो तो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, वो तो क्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, वो इल यहाँ पर अनुलग्न है। तो एल्किल समूह में हमेशा आपको इल अनुलग्न जोड़ना है, वही अपन देखेंगे। लेकिन गिनती मैंने आप लोगों को उस दिन बताई थी कि यदि एक कार्बन हो तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पुरोलगन मेथ। और एल्किल में जोड़ेंगे क्या, इल, तो जोड़ेंगे मेथ में ई की मात्रा जोड़ो,
तो क्या बन गया, मेथिल। तो आप समझ रहे होंगे जहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड हो उसका नाम क्या होगा, मेथिल, और CH4 हो तो नाम क्या होगा, मेथेन। तो मेथेन से क्या बना है, मेथिल बना है। मेथिल को कई बार किताबों में शॉर्ट रूप इस प्रकार से लिखा जाता है ME। तो ME मिथाइल, इसको अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे मिथाइल। तो मिथाइल का ME यहाँ पर लिया गया है। तो ME जहाँ लिखा हो उसका मतलब क्या समझना है, मेथिल लिखा गया है। तो देखिए मेथेन से क्या बना, मेथिल। मेथिल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड। और आगे बढ़ाऊं मैं, यदि 2 कार्बन की बात की जाए, 2 कार्बन के लिए एल्केन लिखी जाए, तो 2 कार्बन के लिए एल्केन आपको बताइए, एल्केनों का सामान्य फॉर्मूला आपको आता ही है, CnH2n+2 होता है। इसमें n की वैल्यू 2 रखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो C2H6, C2H6, और इसका नाम हो जाएगा आप लोगों के सामने एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। एथेन में से हाइड्रोजन मिस कर दो, कम कर दो, तो क्या बन जाएगा, C2H5। एक बॉन्ड फ्री हो गया, 6 यहाँ पर जुड़े हुए थे, एक कम हो गया तो एक बॉन्ड फ्री हो गया। इसको मैं ऐसे लिखूँ, एक ही बात है, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं EP से, EP का मतलब है एथिल। इसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए आप लोगों को पता ही है, 2 कार्बन की बात करूं तो 2 कार्बन के लिए एथ, क्या लिखोगे, एथ, और प्लस एल्किल जोड़ोगे तो एल्किल में इल जोड़ोगे तो नाम बनेगा, नाम लिख देंगे एथिल। क्या नाम लिख देंगे, एथिल। एथिल का इथाइल। तो इथाइल से ET यहाँ पर ले लिया गया है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट जहाँ ET लिखा हो उसका मतलब क्या मानना है आप लोगों को, एथिल। एथिल का फॉर्मूला C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 या CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड एथिल कहा जाता है। ऐसे ही 3 कार्बन की बात करें तो देखो 3 का भी देखते हैं। 3 की अपन बात करें, जरूर लिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद भी करना है आपको। तो उसमें नामकरण लिखने में, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराने में, IPC नामकरण में, सूत्र लिखने में काफी सहायता इससे मिलने वाली है आपको। 3 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा तो C3H8 मतलब हो गया प्रोपेन। प्रोपेन में देखिए H निकालेंगे तो आपके पास में ग्रुप बनेगा C3H7। C3H7। इसकी देखिए 2 स्थितियां बन सकती हैं। 2 स्थितियां कौन कौन सी बन सकती हैं, देखिए पहली स्थिति बनेगी CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड। पहली स्थिति C3H7 की, इसको बोलेंगे एन प्रोपिल। नाम क्या होगा इसका, एन प्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल। एन प्रोपिल। प्रोपिल कैसे आया, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और R समूह सिंगल बॉन्ड है तो मतलब क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे तो नाम लिख गया प्रोपिल। इससे पहले एन लगाया है। एन का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब है जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी हो और कितने कार्बन हो, कम से कम 3 हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाया जाता है, एन लगाया जाता है। एन कभी भी IPC पद्धति में नहीं लगाया जाता है। दूसरी स्थिति इसमें बनती है, सेकंड स्थिति बनेगी, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड और CH3। इसका जो नाम होगा वो होगा आइसोप्रोपिल। क्या नाम होगा इसका, आइसोप्रोपिल। आइसो क्यों आया, तो आइसो देखते हैं आइसो क्यों आया। जब चेन के एक सिरे वाले कार्बन पर कितने मेथिल समूह आ जाए, 2 मेथिल समूह आ जाए, तो उससे पहले क्या लगाया जाता है, आइसो। प्रोपिल आपको पता ही है, 3 कार्बन है, प्रोप है और सिंगल बॉन्ड है, तो एल के समूह के लिए क्या जोड़ेंगे, इल जोड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने जो मैंने अभी 3 4 एक जो एक संयोजी मूलक आप लोगों को बताए हैं,